नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए। आज हम लोग आरपीएफ रेलवे कांस्टेबल का पिछले साल का 2019 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर का ये ऑफिशियल पेपर है। 1 से लेकर 120 सवाल आते हैं और अब आपके पास 90 नहीं दोस्तों, यहाँ पर अब आपके पास जो बचे हैं दिन यहाँ पर दोस्तों, वो बचे हैं आप लोगों के पास 60 डेज। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर जो है नवंबर और दिसंबर में संभावित है। अगर एएलपी पहले होता है तो ये दिसंबर में होगा, और अगर ये पहले होता है तो नवंबर में होगा, वो भी लास्ट में, कति लास्ट में होगा। ओके, तो इसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सब कुछ पढ़ेंगे। ऑफिशियल पेपर है। और हाँ, आपको बता दें आपका पेपर कौन सा है। तो ये पेपर है आरपीएफ आरपीएसएफ 20 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, और इसका ये पार्ट नंबर 1 है। तो हम लोग 20 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर 2019 का सॉल्व करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस, एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो, सबको आवाज क्लियर आ रही है तो हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर इस बार आपको वर्दी चाहिए, अगर आपको आरपीएफ में पुलिस बनना है, अगर आपको आरपीएफ में पुलिस बनना है तो मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी मैंने आरपीएफ के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। आरपीएफ की टेस्ट सीरीज 99 रुपए की आपको मिल जाएगी। और किसी भी टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये वाला जो नंबर है 8440094981, यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टीम है वो कॉल वगैरह जो है दोस्तों यहाँ पर रिसीव नहीं कर पाती है। उनको बहुत टाइम बिजी रहती है, क्योंकि वो कई सारे ऐप संभाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आप मैसेज करके अपनी बात रखिएगा अगर प्रॉब्लम आती तो। ठीक है, वरना आएगी नहीं। बाकी आपको ये हमारा पर्सनल क्या बोलते हैं टेलीग्राम है। इस पे हमारी और दोस्तों आप लोगों के सक्सेना सर की फोटो लगी हुई है। तो आप लोग हमारे बीएसए ट्रिकी क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी जो भी मैं लाइव क्लास कराता हूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो रेडी हैं आप लोग? ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, मैथ के आपके पेपर में जो 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 आएंगे, जीके साइंस मिलाकर 50 क्वेश्चन आएंगे। तो 120 में समझ गए आपके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। और इस पेपर का पार्ट नंबर 1 है, जिसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपको दे रखा है कि लाफर वक्र कर की औसत दर का से संबंधित प्रदर्शन कीजिए। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, आप लोग 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है ना, थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है, तो 1 मिनट प्लीज। अभी सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तो मैं दिखा रहा हूं आपको लॉफर वक्र। लॉफ्टर जो आपका वक्र है, ये कर की औसत दर का सरकार के द्वारा एकत्रित कुल कर राजस्व का संबंध प्रदर्शित करता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, लाफर वक्र कर की औसत दर का सरकार को कुल राजस्व से संबंधित प्रदर्शित करता है। तो आपका उत्तर बी होगा। निम्नलिखित में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? ऐसा कौन सा खेल है जिस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? पोल वॉल्ट्स, स्नूकर, आपका बिलियर्ड्स, या फिर आपका होगा शतरंज होगा? बताइए। आपका उत्तर है पोल वॉल्ट। इसमें कूदना आपके लिए अनिवार्य है। पोल वॉल्ट एक ट्रैक और फील्ड स्पर्धा है। में एक एथलीट एक लंबे और लचीले पोल की मदद से, है ना, बार के ऊपर कूदता है, और इस बार एथलीट अपने किसी भी ऊंचाई पर सेट कर सकता है। तो पोल वॉल्ट जो है, इसमें कूदना आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अगला देखिए, लेवल देख रहे हो, ये 2019 का लेवल है। सोचो अब की बार कैसा आएगा। इसलिए अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमारे साथ करो, क्योंकि हमसे बेहतर आप लोगों को प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलने वाली। इतना बेहतरीन पेपर मैं आपको करवाता हूँ, इसको करवाने में 3 से 4 लोग लगेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तरलता समायोजन सुविधा ये आपका किस वर्ष शुरू की गई? हम दोस्तों बात कर रहे हैं आरबीआई के द्वारा तरलता समायोजन सुविधा ये आपकी किस वर्ष शुरू की गई? तो आंसर आएगा 1998 में। क्लियर है? तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है 1998, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट। आगे देखिए, आपका अगला सवाल क्या है।
दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक प्रसलिस्ट यानी एरोसोल प्रकार का कोलाइट है? बटर, मिट्टी, कोहरा या फिर प्यूमिस, बताइए। आपको पता है इस सवाल का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसलिस्ट एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो आपका उत्तर होगा कोहरा। जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है कोहरा, तो आपका उत्तर बिल्कुल एग्जैक्ट है। फिर देखिए आपका सवाल है 5, महाभाष्य ये पुस्तक किसने लिखी है? आपका सवाल है कि महाभाष्य पुस्तक को किसने लिखा है? विशाख दत्त, पतंजलि, कालिदास या अमर सिंह? इसको लिखा है महाभाष्य, इसके लेखक है पतंजलि, है ना। पतंजलि अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। फिर देखिए भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पर उतरा था? मैंने आपको बताया था जब 1498 में जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, आशा अंतरी महाद्वीप से होता हुआ, ये केरल के कालीकट में दोस्तों उतरा था, कालीकट के तट पर, जहां पर उस समय कालीकट पे एक राजा थे जमोरिन। वो जमोरिन आए थे इनका स्वागत करने के लिए। तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पर? कालीकट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका। और कालीकट ने क्या किया? इनका स्वागत किया और इसे मसाले एवं जड़ी बूटी इत्यादि ले जाने की आज्ञा दी। 1503 में ही पुर्तगाली ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगर जमोरिन जो है स्वागत नहीं करते और वो मसाला और वो सब ना जड़ी बूटी ना देते, तो फिर ये पुर्तगाली अंग्रेज कोई नहीं आ पाता। शुरुआत यहीं से हो गई। खैर, आप कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। अगला देखिए क्या है। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी? अगर कोई वस्तु को आप तारों, पतले पतले तारों में ढालते हो, तो वो क्या कहलाएगी? आघात वर्धनीय, अंगुर, नाजुक या फिर तन्य? तो आपका उत्तर होगा तन्य। सोना है, सोने को आप पतले से पतले तारों में खींच खींच के उसको लंबा कर सकते हो आप लोग तारों में, तो वो उसका डक्टिलिटी यानी कि तन्यता का गुण है। अगला देखिए दोस्तों, दमन और दीप की सीमा सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो दमन और दीप की सीमा रेखा किस राज्य से मिलती है? आपका उत्तर होगा दोस्तों गुजरात, है ना। आपका परम सत्य जवाब है गुजरात, तो ये लगती है गुजरात से। फिर है ये देखिए सवाल, चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली ये किस राज्य की है? चाक्यार कुथु केरल राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। ये नृत्य चाक्यार जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका संबंध कहां से है? ये चलिए वीडियो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्वेश्चन भी आपको क्लियर दिख रहा है, तो आपका उत्तर होगा केरल। फिर देखिए आपका सवाल क्या है। निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ? दोस्तों निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन जो है कि आपका सबसे पहले हुआ था, क्या आप मुझे यहाँ पर बताएंगे? तो आपका उत्तर क्या है? आपका परम सत्य जवाब है जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। आपका परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे यहाँ पर बहुत बढ़िया कर रहे हैं और सभी के जो जवाब हैं वो काबिले तारीफ है। शाबाश मेरे शेरों और शेरनियों। अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है। दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, है ना। तो आपका सीबीआई को किसके द्वारा शक्तियां मिलती हैं? सीबीआई की बात करेंगे, आपका उत्तर आएगा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत। ठीक है ना, तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इन्हें जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो एक्ट है 1946, इससे इन्हें ताकत प्राप्त है सीबीआई को। जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। कुछ लोग सीबीआई एक्ट लगाएंगे, बल्कि इनके पास दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट के तहत इनके पास विशेष शक्तियां होती हैं। फिर देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना है? आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर इसको बोलते हैं मनरेगा, बोलते हैं मनरेगा। पहले इसका नाम नरेगा था। तो मनरेगा में आपका 100 दिन का रोजगार बिल्कुल फिक्स होता है। और अभी दोस्तों कहा गया है
मनरेगा योजना के तहत अब मजदूरों को कितने दिनों का रोजगार भत्ता मिलेगा? सुनने में दोस्तों आ रहा है कि अब इन्होंने जो है बढ़ा दिया दोस्तों यहाँ, है ना? तो कोई बता सकता है कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बताइए दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके बताना कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। चलिए, फिर है, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? आपको बताना है केंद्रीय सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस आयोग कमीशन। दोस्तों आपका सीबीसी की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? संथानम समिति। आपको याद होगा दोस्तों, भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भारत सरकार क्या करती है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक आपकी समिति बनाती है, संथानम समिति, और इसकी सिफारिश पर 1964 में 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी की स्थापना करती है। और स्थापना के समय केंद्रीय सतर्कता आयोग एक असंवैधानिक या असांविधिक संस्था थी, किंतु याद करो मैंने आपको पढ़ाया था 11 सितंबर 2003 को, 11 सितंबर 2003 को संसद के द्वारा एक्ट पारित करके इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। इसमें आपका होता है अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और सदस्य के रूप में 2 या 2 से कम होते हैं इसके सतर्कता आयुक्त। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 4 साल या 65 साल की आयु तक होता है। ठीक है, सीबीसी के लिए जो समिति थी वो थी संथानम समिति। परफेक्ट है ना? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? आइए अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आप देखो यहां पर क्या है, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी है, चाइना ने। फिर देखिए आप लोग, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान यानी कि बृहत वाहन कहलाती है? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है, 15 नंबर का उत्तर होगा महायान। महायान शाखा को कहते हैं बृहत वाहन कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगतियां हुई। चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में यानी कि 2 पंथों में बट गया। एक तो आपका आया हीनयान के नाम से और एक आपका आया महायान के नाम से। दोस्तों जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म एक तो महायान के नाम से बटा और एक आपका हीनयान, 2 पंथों में बट जाता है। हीनयान वो लोग जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं, है ना, और मंत्रों में विश्वास करते हैं। और महायान जिसका संस्कृत शब्द है दोस्तों महान वाहन। ठीक है, चलिए तो ये बातें हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हीनयान ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बाकी उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, और महायान मूर्ति पूजा करते हैं और मंत्रों में विश्वास करते हैं, बस इतनी बात है। फिर देखिए, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्री कौन से हैं? सबको पता है कि महिलाओं में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। देखो 2 कैटेगरी आपकी होती है। पहली बात तो हम इंसानों में दोस्तों टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 46, यानी कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स आपके होते हैं। अब 23 में दोस्तों आपका 22 जोड़ी तो आपका नर और मादा में सेम होते हैं, लेकिन एक जोड़ी जो आपका होता है नर में अलग होता है, मादा में अलग होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई आपको। 22 जोड़ी है गुणसूत्र, इनको समझात यानी ऑटोसोम्स कहते हैं, और ये कायिक गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र शारीरिक वृद्धि, विकास, आनुवांशिक क्रिया प्रदान करते हैं। जबकि अंतिम 23वां जोड़ा ये आपका लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुषों में होता है XY, महिलाओं में होता है XX। यही विषम जात हेट्रोजीनियस आपके क्रोमोसोम है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर महिलाओं का पूछ रहा है, आंसर आएगा XX, सी वाला होगा। ये आपके ऑटोसोम्स होते हैं जो बराबर होते हैं, ये आपका डिफरेंट होता है जिससे लिंग का निर्धारण होता है। तो आपका उत्तर होगा सी वाला। फिर देखिए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अभी मैंने पढ़ाया आपको, और ये देखिए अगला क्वेश्चन भी पेपर में वही आया। तो हम लोग बात करते हैं सीबीसी, संथानम समिति है ना, सीबीसी
किस समिति के तहत आई थी? संथानम समिति के तहत आई थी। और पहले 1964 में इसको असंवैधिक दर्जा प्राप्त था, लेकिन फिर शायद आपका वो क्या नाम था 2003 या 9 के आसपास इसको सांवैधिक दर्जा मिल गया। इसमें आपके सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 साल का या 65 साल का। अगर व्यक्ति 65 साल का हो जाएगा तो पहले उसको रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 4 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। ओके, इसमें आपका होता है एक अध्यक्ष, बाकी सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला देखिए, मनुष्य का कान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता। दोस्तों मैंने आपको कई बार पढ़ाया है आश्रव्य, श्रव्य और अपश्रव्य। श्रव्य में दोस्तों हम लोग इंसान लोग 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं, यानी 20 से कम ना हो और 20,000 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ 100 दे रखा है, अरे कौन से नहीं सुन सकते, किससे ज्यादा की? यहाँ 20 किलो का मतलब 1000 हर्ट्ज दे रखा है, इससे ज्यादा के नहीं सुन सकते, क्योंकि 20,000 का मतलब 20 किलो हर्ट्ज भी आप लिख सकते हो। 300 सुन लोगे, 2 किलो मतलब 2000 भी सुन सकते हो और 100 भी सुन सकते हो, क्योंकि 20 से ऊपर। तो आप कौन सा नहीं सुन पाओगे? आप 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का नहीं सुन पाओगे। 18 उत्तर का जो आपका उत्तर होगा 20,000 होगा, 20 किलो हर्ट्ज। फिर देखो डांडिया, गरबा, डांडिया रास, ये दोस्तों किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? डांडिया रास आपका जो है किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? आइए और इस सवाल का उत्तर बताइए। डांडिया आपके गुजरात का है। डांडिया दोस्तों आपके कहाँ का है? डांडिया मेरे दोस्त आपके गुजरात साइड का है। फिर देखिए आपका सवाल क्या दे रखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, NHRC, इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है ना, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी CJ। जैसे आप मानिए हमारे इस समय जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, CJI है ना, तो ये चाहें तो रिटायरमेंट के बाद इनको अगर चुना जाता तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इसकी योग्यता यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर हो जाता है तब उसके बाद ये पद पर अपना आ सकता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया आपके जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? राउंड ऑफ, पॉली, वॉल्ट व्हील या हैंड स्टैंड? तो आइए और आप मुझे बताइए आपका आंसर क्या है। कौन सी क्रिया आपकी जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? वॉली। तो वॉली जो आपका वर्ड है इसका संबंध आपके जिम्नास्टिक से नहीं है। तो वॉली वर्ड है आपका, इसका संबंध आपके जिम्नास्टिक से नहीं है। इसके बाद देखिए क्या आपको दे रखा है, रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका स्थित है? बताइए, रोहतांग दर्रा जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? आप मुझे बताने का कष्ट कीजिए। रोहतांग दर्रा आप लोगों के हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा दोस्तों आपका किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। फिर देखिए रियो ओलंपिक 2016 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? ओलंपिक से भी क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PV सिंधु को यहाँ पर रजत पदक मिला। ठीक है, फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? आप बताओ निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? मुगल शासक जहांगीर, है ना, के टाइम पर चित्रकला अपने चरम पर थी, जहांगीर के टाइम पर। और स्थापत्य कला जो थी ये शाहजहां के टाइम पर चरम पे थी। जहांगीर के टाइम पर चित्रकला और शाहजहां के टाइम पर स्थापत्य कला। फिर देखिए माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति जाती है, अप्रभावित, हट, शून्य या फिर बढ़। तो माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन
अथवा विक्षोभ है। माध्यम में अगर तापमान बढ़ाओगे यानी क्या होगी आपकी, इसकी गति बढ़ जाएगी, है ना। आपका उत्तर क्या होगा, बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए रीजनिंग का सवाल आपको दे रखा है। ए जो कि एफ का पुत्र है, इसका विवाह बी से हुआ, इसका भाई सी, ई सी की पत्नी और ई की बेटी है। ई एफ से विवाहित है, डी का एफ से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। चलिए इस सवाल को लगाने का आप लोग कष्ट कीजिए। यहां पर आपको क्या दे रखा है, ए जो कि एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र हो गया ए, इसका विवाह बी से हुआ है, ठीक है ना। अब जो आपका ए है दोस्तों यहाँ पर, इसका विवाह हुआ है बी से, यानी बी इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। जिसका भाई सी है, अब बी से हुआ, बी जो है जिसका भाई सी है, अब बी का जो भाई है वो आपको सी दे रखा है। डी जो है सी की पत्नी है। अब डी जो है दोस्तों यहाँ पर सी की पत्नी और ई की पुत्री है। अब ये दोस्तों पुत्री किसकी है, ई की पुत्री है। और ई आपका हाँ बहुत खतरनाक रिश्ता है, ई आपका एफ से विवाहित है, तो डी का एफ से क्या रिश्ता है। एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों यहाँ पर, ये मतलब बहुत खतरनाक रिश्ता चल रहा है। ये दोनों पति पत्नी हैं। अब बड़ा अजीब रिश्ता दोस्तों यहाँ पर है, बड़ा ही लॉजिकल है। खैर इसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जो है एफ की पुत्री हो जाएगी, है ना। कि अगर ये ई एफ विवाहित है, हमें दोस्तों ये बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये दोनों शादीशुदा हैं, ई एफ जो भी है, इनका बेटा आपका ए हो गया और इनकी बेटी दोस्तों डी हो गई, यानी दोस्तों ए और डी बच्चे हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि एफ और ई अगर मम्मी पापा हैं, इनके दो बच्चे हैं, एक लड़का है ए, एक लड़की है डी, यानी कि दोस्तों डी जो है एफ की कौन हो जाएगी, डी एफ की पुत्री हो जाएगी। अब ए की शादी बी से हुई है, हो गया ना, और डी की शादी आपकी सी से हुई है। अब यहां पर दोस्तों क्या है, इनकी पत्नी के भाई की शादी इनकी बहन से हो रही है। तो काफी जो है कॉम्प्लेक्स रिश्ता बनाने की कोशिश की है। सारे लोग जो है दोस्तों यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं गए यहाँ पर, है ना। सब लोग घर घर में ही है दोस्तों यहाँ पर है। इनकी जो लड़का था यहाँ पर, इनकी पत्नी जो है, पत्नी के भाई की शादी इस लड़के की बहन से करा दी, तो आंसर पुत्री होगा। खैर समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब देखो काऊ, काऊ के बच्चे को काफ बोलते हैं, तो ये एनालॉगी टेस्ट का क्वेश्चन है। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थापन विकल्पों में से चुनिए। जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, काफ बोलते हैं, वैसे दोस्तों यहाँ पर रैबिट की बात हो रही है, तो रैबिट के बच्चे को क्या बोला जाता है, खरगोश के बच्चे बोलते हैं हम लोग किट, खरगोश के बच्चे को बोला जाता है किट। तितली का कैटरपिलर, का बछड़ा, टैडपोल मेंढक वाला हो गया। अब देखो एक सीरीज दे रखी है। आपका सवाल दोस्तों यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में, दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप बताओगे कि आपका इसके अगला स्टेप क्या हो। चलिए बताइए दोस्तों, आप लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग बताइए, बता क्यों नहीं रहा आप लोग, कमेंट सब लोग करते रहिए, है ना। अब देखो आपका 8 है, आपका 13 है, फिर आपका 23, फिर आपका 43, फिर आपका 83। अगला देखो 8 5 13, 8 5 13, 13 10 23, 23 और 20 43, 43 और 40 83। तो क्या चल रहा है, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, 8 8 16। इसका मतलब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, आपका उत्तर यहाँ पर आएगा 163 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब लगाइए अगला सवाल, ये आपको बताना है। एक निश्चित कूट भाषा में, आप दोस्तों यहाँ पर समझिए, आपको क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में कोप, कोप की वैल्यू आपको दे रखी है, तो उसी कूट भाषा में बुश, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर क्या है, सी ओ पी ई, क्या है आपको दे रखा है, 3 15 16 5। आपको पता है प्लेस वैल्यू होती है, जैसे ए आपका 1 नंबर पे आता है, जैसे ABCD है ना, ABCD में 26 लेटर होते हैं, तो A1, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ऐसे आपका O 15 पर, ये प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसको। जो बच्चे नए वो सीख लेंगे। तो हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब देखो आपको दे रखा है BUSS, मेरे पीछे आ रहा होगा,
पी आपका 2 पर, क्यू 21 पर, एस 19 और एच आपका 8 नंबर पे आता। तो 20, 21, 19 गलत। 20 तो मिल नहीं रहा, सॉरी 2, 21, 19, 2, 21, 19, 8 ये वाला है। 2, 21, 19, 60 इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब देखिए आपका, आहा, ये सवाल देख रहे हो, एकदम पीला पीला सवाल है, जैसे तुम्हारे इमोजी आ रहे हैं क्लास में, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन। तो निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके आधार पर उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पी का एस से क्या संबंध है। आहा, क्या सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले कह रहा पी फोर क्यों। पी फोर क्यों का मतलब पी क्यों की माँ है, माँ है, माँ है। तो पी जो है, माँ बना दो इसको क्यों की, तो क्यों की माँ हो गई। अब क्यों 4s, फिर वही चीज है, क्यों जो है ये आर की माँ है, माँ है, माँ है। तो क्यों को आर की माँ बना दिया। और R7s, R7s, आर एस की पुत्री है, आर एस की पुत्री हो जाएगा, यानी पिता होंगे क्योंकि माता तो हो चुकी है, बाप हो जाएंगे, है ना, माँ बाप, और ये इनकी बेटी हो। अब देखो पी का एस से क्या रिश्ता, पी की लड़की, क्यों, लड़की का पति है, एस दामाद है, तो ये दामाद की कौन हो जाएंगे, तो पी का एस से रिश्ता, पी एस की सासू होंगे ना, सासू, सासू माँ। इनका भी आंसर आ रहा है सास, बिल्कुल है सही जवाब, ठीक है ना। चलिए सास आ रही है आपको, चलिए सरकारी दामाद बनना है आपको, मेहनत करो यहाँ पर, और अगर दामाद पुलिस में होगा तो बात ही अलग है। अगला देखिए, फिर तो इज्जत ही इज्जत है। नीचे दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरीके से समान है, इसलिए वे आपस में ग्रुप बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? इंस्ट्रक्ट, इग्नोर, गाइड, एजुकेट, डायरेक्ट। तो आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप से रिलेटेड नहीं है? देखो, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को निर्देशित करना, किसी को डायरेक्ट करना, सीधा बताना, को एजुकेट करना, गाइड करना, मतलब सब कुछ एक तरीके से हम किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं। लेकिन इग्नोर करना सबसे डिफरेंट है, उपेक्षा करना। ये सारे वर्ड पॉजिटिव है, हम किसी ना किसी व्यक्ति को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इग्नोर मतलब हवा खाओ, मतलब ही नहीं तुमसे, तो आपका इग्नोर सबसे डिफरेंट होगा। फिर देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। अब देखो एक सीरीज है, आपको दे रखा है 47, 40, 55, 48, 63। अगला स्टेप क्या होगा ये बताइए। सब कुछ क्लियर है? वीडियो सही चल रही है आपकी? परफेक्ट चल रही है वीडियो आपकी? अब देखो, मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, यहां पर आप लोग क्या कर रहे हो। सबसे पहले आपने यहां पर 7 कम कर दिया, फिर आप दोस्तों 40 में 15 जोड़ दिया, फिर 55 में 7 हमारा कम हो रहा है, 15 में 7 गया 8, फिर आपने दोस्तों यहाँ पर 15 जोड़ा होगा जहां तक, 8, 5, 13, 5 और 6, ठीक है। फिर से 7 कम कर दो, तो 63 में 7 जाएगा, तो 13 में 7 के 7, 6, 13, 56। इसका मतलब हो ना हो आपका उत्तर 56 होगा। लॉजिक है -7 प्लस 15, -7 प्लस 15 -7। आप इस लॉजिक को लगाओगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी? आपका आंसर होगा 56 होगा। चलिए, नीचे दिए गए चित्र के मुताबिक दर्शाए गए एक पासे की 2 स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं। इसमें 6 आपके अक्षर हैं, बी सी डी ई एफ और जी, ये अंकित है। तो बी की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर अंकित है? तो बी के विपरीत बताना, तो सी और एफ तो होंगे नहीं, है ना। अच्छा, यहां पर आपको सी दे रखा है, यहां पर भी सी है, ठीक है दोस्त। अब आप चला लो अपना क्लॉक वाइज, सी से जी, जी से डी, सी से जी, जी से डी। यहां पर भी क्लॉक वाइज चलो, सी से एफ, एफ से बी, सी से एफ, एफ से बी। बी के पीछे क्या मिल गया? डी मिल गया। अगर दोस्त तुम्हारा उत्तर डी आया है, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। समझ गए आप लोग? अगला देखिए क्या है दोस्तों,
एक निश्चित कूट भाषा में लाइट, लाइट को हम लोग ये लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में ग्लेयर, ग्लेयर की वैल्यू क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है, आइए दिखाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इस सवाल को आप कैसे लगाओगे। LIGHT क्या रहा आपका हमारा? RST, L 12 6 18, 9 6 15, 7 और 6 13, 8 6 14, 20 6 26। मैं देख पा रहा हूँ 12 6 18, 9 6 15, 7 6 13 है ना। मतलब आपको 6 स्टेप आगे बढ़ना है। सेम आप बताओगे ग्लेयर, GLARE, 7 6 13 का मतलब M आ जाएगा। फिर 12 6 18 का मतलब R, 1 और 6 7। चलो भाई एक ही ऑप्शन है MRG वाला, 18 6 24 और 6 5 11 मतलब K। तो जिन दोस्तों का उत्तर आ रहा है डी बिल्कुल राइट। आपको क्या करना है? आपको केवल यहाँ पर 6 स्टेप आगे बढ़ना है। आपको दोस्तों केवल यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ 6 स्टेप आगे बढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों से चुनिए। आपको क्या याद रखा है यहाँ पर? 5 0 0 1 4, आपकी वैल्यू आ रही 172। देखो क्या है, हाँ देखो और बताओ क्या है। यहां पर आपके डिजिटल सम बराबर, देखो नहीं समझे, 5 1 6 4 10 बराबर 7 2 9 और 1 10, इनका डिजिटल सम बराबर है। तो देखो 3 और 5 8 और 1 9 बराबर 9। देखो यहाँ पर 4 4 8 और 1 9 हो गया, 5 और 1 6, 6 3 और 1 10, 3 3 6 7। तो डिजिटल सम आपका 9 जो है के बराबर हो जाएगा। जब डिजिट्स को आपस में जोड़ते हो तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। फिर देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? अब देखो यहां पर क्या है, 15 18 24 36 60, 15 3 18 है ना, 18 6 24, 24 और 9 36, नहीं 4 2 6 24 12 36। और इधर देखो यहाँ पर कितना चल रहा है आपका, 6 4 10, 4 4 24, मतलब समझो अगला स्टेप क्या होगा। मैं देख पा रहा हूँ 3 एकम 3 है ना, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 60 और 48, 60 40 100 और 8 108। इसका मतलब आपका उत्तर 108 होगा। देखो कैलकुलेशन जो है हम यहाँ पर प्रॉपरली माइंड में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो एक दो नंबर ऊपर नीचे होते हैं, बाद में आपके सामने आए, ठीक है। ये मत सोचना सर ये कैसे आ गया, है ना। कभी कभी मैं कर देता हूँ यहाँ पर कि 56 + 4 ये आपका 72 पहुंच जाएगा। तो वो हम लोग अलग ही कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। खैर आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा? 108 होगा। तो ध्यान रखिएगा, लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ पर 2 टाइम्स आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दी गई आकृति में आपकी कितनी सीधी रेखाएं हैं। आपको यहाँ पर टोटल सीधी रेखाएं बतानी कितनी है। देखो यहाँ पर ये लाइन हो गई, एक लाइन, दो लाइन, और एक ये 3, एक ये लाइन 4, एक ये 5, एक ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपका उत्तर नहीं दे रखा है। यहाँ पर इनके मुताबिक मैं बताता हूँ यहाँ पर कि इन्होंने दोस्तों यहाँ पर कितने लाइन ली हैं। तो नोट करो बेटा, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर 6 लाइनें ली हैं। और ये 6 लाइनें कौन कौन सी मान रहे हैं? एक तो मान रहे हैं ये लोग यहाँ से यहाँ तक, जो कि बिल्कुल सीधी, इसमें कर्व नहीं, लाइन नंबर 1 हो गई। इसके बाद दूसरी लाइन ले रहे हैं ये लोग BC, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिए दोस्तों, यहाँ पर लाइन नंबर 2 हो गया। फिर ले रहे हैं आपका ये वाली लाइन,
क्योंकि सीधी है दोस्तों यहाँ पर नंबर 3 के बाद जो ऊपर जाएंगे दोस्तों आप लोग, ये लाइन आप लोगों की नंबर 4 होगी। ठीक है, सही बात। ये 4 लाइनें बिल्कुल सीधी हैं। के बाद एक लाइन इन्होंने नहीं उठाई नंबर 5, और एक लाइन इन्होंने उठाई नंबर 6। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 67 क्वेश्चन में मेरे पास टोटल 6 लाइनें हैं, है ना, बट ऑप्शन में आपका नहीं है। अब ये लाइन अगर आप देख रहे हो तो कर्व फॉर्म में है, ये लाइन भी कर्व फॉर्म में है, तो आंसर 6 होगा। ऑप्शन गलत दे रखे। फिर देखिए आप लोग, नीचे दिए गए 5 पदों में से 4 तो समान है और आपस में कोई ग्रुप बना रहा है, एक डिफरेंट है। अब देखो 17 और 3 20, है ना, ये प्लस का है। 15 में 3 गया 12, फिर देखो 20 में 4 गया 16, और 13 और 3 16 में भी 3 जोड़ दिया, लेकिन टी से पी जा रहा है, तो दोस्तों यहां पर गड़बड़ है। यार देखते हैं इसमें लॉजिक लगा के। तो 68 क्वेश्चन की बात करूंगा, यहाँ पर आपका क्या होगा। आपको OL दे रखा है तो -3, है ना। चलो यहाँ देखते हैं, जो भी है 3 का गैप चल रहा है। OL है हमारा 12 3 15, 10 और 3 13, ठीक है। 16 4 20, और यहाँ पर 13 3 16। तो मेरे हिसाब से सबसे डिफरेंट TP मिलेगा। क्यों? कि प्लस माइनस छोड़ दो, बाकी सब में जो डिफरेंस वो 3 का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस 4 का आ रहा है, इसलिए आपका उत्तर होगा सी वाला। अब देखो गणित का सवाल है, कौन सी संख्या 12 से कटेगी। हमने आपको पढ़ाया कि जो नंबर 12 मतलब क्या होता है, 4 तिया 12, जो नंबर 4 और 3 दोनों से कट जाए वो 12 से कटेगा। अब 4 का जो नियम है विभाजकता का, कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर अंतिम के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो नंबर 4 से कटेगा। जैसे मैंने यहाँ देखा 4 दूनी 8 1 9, 4 तिया 12 नहीं कटेगा। लेकिन बाकी 92 पता ही, 4 दूनी 4 तिया 12, 92 92 सब में कॉमन, तो ये सारे ऑप्शन 4 से कट सकते हैं। 3 का नियम क्या है, 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, 3 का विभाजकता का नियम कहता है कि डिजिटल सम, मतलब जितने भी नंबर दे रखे हैं सभी डिजिट को जोड़ो, अगर डिजिट्स को जोड़ने पर वो 3 से कट जाए तो वो नंबर 3 से कटेगा। और देखते हैं, 6 कटेगा 3 से, 3 कटेगा 3 से, 9 कटेगा, बट 2 आपका रह गया, ये नहीं कटेगा, तो आपका 3 से नहीं कट सकता। 6 3 कट गया, 9 कट गया, 2 और 1 3, ये वाला कट जाएगा 3 से। अब 6 कटेगा, 9 कटेगा, 2 और 1 3 कटेगा, यहाँ 4 बच रहा है शेष। 4 आपका 3 से नहीं कटेगा, नहीं, ये भी गलत। इसका मतलब सी वाला जो ऑप्शन है 63 192, आप चेक कर सकते हो कि ये नंबर आपका 4 और 3 इन दोनों से आपका डिवाइड होगा। आपका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बिल्कुल परफेक्ट उत्तर। आइए अब देखिए, सरल कीजिए। आपके पास एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व आउट करके बताइए आपका सही जवाब क्या है। देखो, 2 की पावर क्यूब का मतलब 8 होता है, और 8 बटे 2, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, और आधा करना, 8 का आधा 4 हो गया, प्लस यहां देखो 144 का रूट होता है 12, 12 और 6 पर 9, तो 9 और 2 11, 7 और 1 81 के रूट में है, तो 4 + 81 रूट होता है 9 का, और 9 4 13। यानी कि दोस्तों अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका यहां पर वैल्यू बनेगा 13 बनेगा। अब देखिए क्या है, एक आपके पास सम चतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाइयां 53 और 54 है, क्षेत्रफल क्या होगा आप बताओ। इसमें आप लोगों का क्षेत्रफल कितना बनेगा, याद रखिएगा, अगर आपका सम चतुर्भुज है में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और विकर्ण अगर आपको D1 D2 दे रखे हो, ये होता है 1/2, और दोनों विकर्णों का गुणनफल 1/2, 53 इंटू 54, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 तिया 81,
27 पंजे 135 और 8 5 13 143। इसका मतलब आपका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर 1431 हो जाएगा। 88 क्वेश्चन का इन दोस्तों का आंसर 1431 आ रहा है। बिल्कुल आपका परम सत्य जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है, समझ में आ गया आपको, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। एक बॉक्स में 80 डिटर्जेंट साबुन थे, इनमें से 64 डिटर्जेंट साबुन उपयोग कर लिए गए। बॉक्स में अब कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन बचे हैं? अब आप खुद समझो, आप इसको छोड़ो, 80 अनुपात 64 काटा पीटी कर लो, 8 8 16 पंजे 80, 16 चकु 64। आप देखो, आप मान लो कि आपके पास 5 साबुन थे, है ना, 5 में आपने 4 जो है उपयोग कर लिए, कितना बचा? 5 में 4 इस्तेमाल कर लिए, 1 बचा। कितने पर? पहले 5 थे, तो ये कितना होता है? 1/5। 1/5 होता है 20%। 20 एकम 20 पंजे 100, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। बताओ, मैं अभी आपको बेसिक थोड़ा सा एडवांस कर रहा हूं कि कल मैंने कहा था मैं थोड़ा आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाने का स्टाइल बदलूंगा और बेसिक से हम लोग बिल्कुल हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए? हीरो लेवल का मतलब है कि कम टाइम में आप ज्यादा सवाल लगाओगे और आप भारी भरकम कैलकुलेशन से बचोगे। जोड़ो घटाओ डिवाइड करो, बहुत टाइम बर्बाद होता है। कुछ छोटे छोटे से आप स्टेप अगर सही से इस्तेमाल करोगे तो आपके क्वेश्चन विद इन सेकेंड लगेंगे। अब देखो, 45 मीटर की चाल से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है। हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, चाल आपको दे रखी है 47, समय है 11, 11 सत्ते 77, 11 चौक 44 और 7 4 11 51। इसका मतलब आपकी जो ट्रेन है ये कितनी लंबी हो जाएगी? 517 मीटर लंबी होगी आपकी अपनी ट्रेन। आइए अगला देखिए। अब देखो आपका सवाल यहां पर क्या कह रहा है, क्या दे रखा है। राज्य स्तर की क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत भार 84 किलो है। दोस्तों, राज्य स्तर की क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत भार 84 किलो है। यदि उसमें कोच के भार को शामिल कर लें तो टीम का औसत भार 1 किलो बढ़ता है। कोच वाले का भार निकालना। अगर किसी का एवरेज पहले दे रखा है, कोई नया व्यक्ति शामिल हो रहा, मान लीजिए एक ग्रुप में n लोग हैं जिनका एवरेज पता है और एक व्यक्ति इसमें शामिल होता है, और नए वाले व्यक्ति अगर आपको निकालना कि वजन वगैरह कितना हो, जो भी है नए वाले का निकालना है, पहले का एवरेज वृद्धि या कमी, x जो भी कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, और n+1। ठीक है, क्योंकि लोग बढ़ेगा ही, बढ़ने वाले पे कॉन्सेप्ट लगे। आपका एवरेज था पहले 11 लोगों का 84 था, और 84 लोगों में अब एक की वृद्धि हो रही है। पहले लोग 11 थे, अब 11, एन का मान 11, 11 और एक 12 लोग हो गए, आपका हो जाएगा 84, 12 कम 12, 4 और 2 6, 8 9 96। इसका मतलब कोच का वजन 96 होगा। तो ये मैं अभी देखो आपको बेसिक बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट क्या है। फिर ये हम लोग जब आगे जब क्लासेस कराएंगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं बताया करेंगे, सिर्फ यहाँ पर लिखा करें। देखो यहाँ लिख, ऐसे अब तुम्हें पेपर में क्या करना है, आपको पता है एवरेज 84 है, एक बढ़ रहा, और आपका 11 लोग थे तो आपके 12 हो गए, बस आंसर 96, 84 12 96। अभी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ बेसिक से, फिर हम लोग नहीं करा करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 84 12 96 खत्म। अगला देखो, अब क्या है, इसी संख्या का 80% का, 75% का, 66 सही 2/3 का, 25%। अब आपको सिंपल पता है, आपको एक संख्या है x, 80 मतलब क्या होता है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 75 का मतलब होता है 3/4, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, क्या होता है आपका 2/3 ही रहता है, 2/3। और 25 का मतलब आपका 1/4 ही है।
अब तुम्हें क्या करना है, इसका मान तुम्हें दे रखा है 60 13 है, अब ये नंबर है, अब मुझे इसका निकालना है 40%। जो आपका x है इसका 40% और निकालना है। चलो बाद में निकालेंगे। 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ गया। तो यानी x बराबर आपका आ जाएगा 60,130 आ जाएगा। अब इसका 40% कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, 60 13 की गुणा 4 से कर देनी, उत्तर आ जाए। क्यों, 40% का देखो, इस परसेंटेज का एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कटेगा, तो आपका 6013 का 4 गुना करना है। 13 चौक 52 जीरो, और 6 चौक 24, 24,052 हो जाए। यानी कि 95 क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, आपका उत्तर क्या होगा, 24,052 होगा। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। एक प्रतियोगी, आवाज क्लियर आ रही, समझ में आ रहा है, गॉट इट है, सब कुछ क्लियर है, मजा आ रहा पढ़ते हुए। अब बिल्कुल शांत भाव से पढ़ो, और अगर उत्तर पता हो तो बताओ, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, आप बस सीखो, आप अपना पूरा फोकस सीखने पर लगाओ। अब देखो, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए टॉमी को 4 परीक्षाओं का औसत स्कोर 80 करने की आवश्यकता है। पहली 3 परीक्षाओं में इसका स्कोर 82 92 67 रहा, तो चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करे कि वो पास हो जाए। देखो एवरेज आपको 80 दे रखा है, अब 82 जो है 80 से 2 ज्यादा है, 92 80 से 12 ज्यादा है, लेकिन 67 80 से कितना कम है, 13। 7 3 10, 7 रखा, ये आपका 13 कम है। चौथे में क्या ऊपर नीचे करें कि वैल्यू बराबर हो जाए। मैं देख पा रहा हूं इधर आ गया 12 और 2 14, इधर -13 हो चुका है, एक और कम कर दिया जाए तो 13 और 1 14 हो जाएगा, इधर प्लस का 14 माइनस का 14 कट जाएगा, आपकी वैल्यू जो है 80 रह जाएगी। तो आपका जो एवरेज था 80, इसमें एक की कमी करनी होगी, आपका डायरेक्ट उत्तर जो है कि आपका 79 आपका बचेगा। क्लियर है क्या मेरी बात, आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गई। अगला देखिए, बहुत बड़ी कैलकुलेशन बचे हो, आपको पता नहीं है ये सवाल आज से 10 साल पहले पढ़ते तो आपको बहुत लो लेवल से पढ़ाया जाता, लेकिन अब हम लोग बहुत एक्सपर्ट वे में आपको बता रहे हैं, बिल्कुल एडवांस लेवल से। देखो 196 है, इसका मान 14 जोड़ दो, 4 2 6 9 100, फिर 196 आ गया, फिर यहाँ पर 14 माइनस का कम कर दो, 13 में 4 गया 9, 7 में कीजिए 169, अब ये 13 आ गया, आप 13 कम कर दो, 8 में 3 गया 5, 3 में गया 225, और 225 का रूट होता है 15, तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आएगी। अब यहाँ देखो x बराबर 6 के बाद 5 5 5 5 5 चल रहा है, यानी कि आपको दे रखा है x बराबर 0.6 और 5 पे लगा है बार, आप क्या करोगे, आप लिखोगे 65, है ना, इसमें से आप लोग 6 कम करोगे, क्योंकि आपका मैं देख पा रहा हूँ 5 ही जो है ये बार बार आ रहा है, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, ये तो 5 जिसके ऊपर बार उसकी वैल्यू 9 पे नहीं है, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। मेरा उत्तर आ रहा है 15 में 6 गया 9 बचेगा, 59/90 बच रहा है। अब 59/90 ये देखो लिखा है, 59/90, 0 0 ऊपर नीचे काटोगे यही वैल्यू बचेगी, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बस कंफ्यूज करने के लिए इसने ऑप्शन इतना बड़ा बनाया, तभी मैं सोच में पड़ा था कि ऑप्शन मिल क्यों नहीं रहा है, तो आपका एक 0 एक्स्ट्रा है, ऊपर नीचे 0 कटेगा, उत्तर यही बचेगा। एक कोई दुकानदार एक वस्तु को 235 में खरीद रहा है और 188 में बेच रहा है, तो बताओ कितनी हानि होगी। आप देखो लॉस कितना हो रहा है, लॉस निकालो, 15 में से आपका 8 गया, 8 7 15, 12 में आपका 8 गया, 8 4 12, 47 हो बचे, 8 7 15 7 8 4 13, ठीक है, 47 रुपए बचे, आटा हो रहा 235 पर इंटू 100। अब आप काटिए यहाँ पर, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 47 47 कटेगा, आपकी वैल्यू आएगी 20%। ठीक है, तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है 20%,
बिल्कुल परम सत्य जवाब है। 51,200 रुपए को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों पर जमा करने पर हमें कुल राशि निकालनी है। अब देखो, कुछ मत देखो, 15% का याद करो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। अब 15/100 करोगे, चलो मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो आपका क्या बचेगा, 5×3=15, 5×2=10, तो याद कर लो 15% का मतलब 3/20 होता है। मतलब क्या हो गया कि आपके पास 20 रुपए हैं, तो ब्याज मिलने के बाद 23 रुपए हो जाएंगे। और कंपाउंड में अगर टाइम दे रखा है तो टाइम का आप लोग स्क्वायर कर दो, यानी आपके पास अगर 20 रुपए हैं, 2 साल में 400 रुपए, और 400 रुपए आपके बढ़कर 529 हो जाएंगे। ये चीज आपको पता है। अब 400 की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब आपका मूलधन पता है। ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं मिश्रधन। मूलधन में अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दोगे, मूलधन यानी आपका प्रिंसिपल प्लस ब्याज CI जोड़ने पर आपका मिश्रधन बनता है। अब 400 का मान आपको दे रखा है 512, 400/4, 00 काट दिया, 4×1=4, 1×5, 4×2=8, 4×8=32, 128 गुना आ रहा है, यानी 400 का 128 गुना है 512/00। तो अगर आप 529 का 128 गुना करोगे तो कितना आएगा, बोलिए दोस्तों, यहां पर बताइए। बहुत बढ़िया। बस सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर कैलकुलेशन करनी, बाकी कुछ नहीं। 67,712। जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है 67,712 बिल्कुल राइट है ना। आप लोग यहां देखोगे तो 8 निम 72 है ना। जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है। अब अगला देखिए क्या है। मार्कस रेस का पहला हिस्सा जो है 380 की चाल से, और दूसरा हिस्सा 570 की चाल से, हमें निकालनी है औसत चाल। याद करो, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2×x×y, नीचे x+y। ये क्या है, ये पहले वाली चाल, ये बाद वाली चाल, तो ये है औसत चाल। तो आप लिखोगे 2×380 × 570, 000, 8 और 7 15, 5×4=950, 00 काट दिया, है ना। 19, 19×5 95, 19×3 = 57, 30, 5×6 = 30, 6×2=12, 38 × 12 बचा, 12×8 = 96, 12×3 = 36, 46, 46 और एक कम किया 45, 46 से कम 45, यानी कि 456 होगा आपका औसत चाल जो है इस रेस में। दोनों बार में अगर देखा जाए एवरेज, तो आपका एवरेज होगा 456 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। चलिए अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है। एक आयत की चौड़ाई 105 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 273 सेंटीमीटर है, तो हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है ना। अब देखो, आपको याद होगा आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लिखो, अब लंबाई 273, चौड़ाई जोड़ दो, 5 और 3 लिख दो 8, 0 7 7, 2 और 1 3, 378 हो जाएगा। 8×2 = 16, 7×2 = 14, 15, 3×2 = 6 7। क्या कुछ गलत गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, फिर से देखो आयत की, अच्छा एक मिनट रुको, गलत हो गया, मैंने लंबाई चौड़ाई ध्यान दे लिया। विकर्ण की लंबाई दे रखी 200। ओके बॉस, यानी अब तुम्हें यहाँ पर पहले लंबाई निकालनी होगी। ये लंबाई आपको दे रखी है 273 और ये चौड़ाई है 105। पहला काम तो आपको लंबाई निकालना हो, तो आप लोग या तो ट्रिपलेट लगाओ, वरना फिर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बताओ बेटा यहाँ पर क्या होगा। देखो 3×9 = 27, 3×1 = 3, 3×3 = 9, 3×5 = 15, है ना। और आपको मैंने एक बार आपको बताया था यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, 3×8 = 24, 3×4 = 12। एक आपकी ट्रिपलेट होती है 35, 84, 91। तो ये ट्रिपलेट याद कर लो,
ये आपके लिए नई ट्रिपलेट है। आप और देखो यहाँ पर 7 से काट से 7 पंजे 35, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ये ट्रिपलेट बनी है 5 12 13 से। कुछ याद आ रहा है आपको? तो ये ट्रिपलेट आपकी है 5 12 13, उसी से बना है यहाँ पर। तो 21 पंजे 105, 21 तिया 63, 21 एकम 21 7 273, 21 इंटू 12 देख लो, 21 दूनी 42, 4 21 और 4 25, यानी कि ये लंबाई 252 हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़कर डबल कर दो। 2 लिखा, मल्टीप्लाई में दोनों जोड़ा, 5 और 2 7, 5 0 5 और 2 और 1 357। अब देखो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 11, 3 दूनी 4 714। इसका मतलब आयत का परिमाप 714 होगा। तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस शर्त है कि आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। राम और राज की आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। मान लो राम की आयु है 4x और राज की आयु है 5x और इनका योग दे रखा है 252, यानी 5 4 9x बराबर 252 दे रखा है। तो 9 दूनी 18, 18 में आपके इधर 2 इधर 5 और 7 और 9 81 9 72, x बराबर 28 आ गया। हमें उनके बीच का अंतर याद करना है। अब 4 और 5 के बीच अंतर देखोगे तो 1 x का आएगा और x बराबर 28 है। 28 एकम 28 आपका उत्तर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? सही है। चलिए अब देखिए सवाल क्या है दोस्तों। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 512 से बढ़कर 640 हो गया, तो हम गैस की खपत को कितना % कम करें ताकि हमारा खर्चा पहले जितना बना रहे। आप ये देखो कितने % बढ़ा है, बस उसके बाद अपना शॉर्टकट लग जाएगा। तो यहाँ एक काम बढ़ गया, 512 देखो छोटा करो, 8 8 6 48, 8 चौक 32 64 आ गया। और कितना हो गया आपका? 8 8 64, 8 8 64, 8 दाम और 4 दून 2 चौका 2 पंजे 10। यानी कि देखो आपका सिलेंडर जो था, इस हिसाब से मैं देख पा रहा हूं, ये जाएगा आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर पूरा आप उड़ा दिया मैंने यहाँ पर 8 से 64, 8 से 80, 16 चौक 16 पंजे। यानी कहने का मतलब है कि पहले आपका सिलेंडर था 4 रुपए का और आपका सिलेंडर बढ़कर 5 रुपए हो गया रेशियो मेथड से। यानी 1 रुपया बढ़ा है 4 रुपए पर, यानी कि 25% वृद्धि। 25 आंसर नहीं, यहाँ उत्तर 25 नहीं, ये जो 25 निकाला है ये निकाला कितना बड़ा है, तो 25% बड़ा है। अगर 25 बड़ा है तो हमें कमी करनी है, तो कमी के लिए अपनी शॉर्टकट ट्रिक है। अगर कमी निकालनी है, यहाँ तो वृद्धि हो रही है, तो आप 25 ऊपर लिखोगे, बढ़ रहा है 25 प्लस है, नीचे लिखोगे 100 में जोड़ 125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी आपको अपने खर्चे में 20% की कमी करनी होगी। मैंने आपको एक बार शॉर्टकट बताया था, अगर जिन बच्चों को याद नहीं है। अगर आपका कमी निकालनी है तो आपका बढ़ा हुआ रेट होगा, कितना बड़ा है, तो आप ऊपर लिखोगे वृद्धि, नीचे 100 में वृद्धि जोड़ोगे, इंटू 100 कर दोगे। और अगर आपका वृद्धि निकालनी है, अगर रेट में कमी हो तो कितना बढ़ाओगे आप लोग, तो यहाँ पर आपका कमी लिखोगे, नीचे 100 में कमी घटा दोगे, इंटू 100। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो जो भी होगा वृद्धि तो जोड़ेंगे, कमी होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि 25% रेट बढ़ा है तो रेट में वृद्धि हो रही है, तो हमें कमी निकल तो हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ। अब देखो, और इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी बाकायदा हमारे टेलीग्राम पर। हमने आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वरना हमारी जो है टेलीग्राम आईडी जो है ये है @PSA ट्रिकी क्लासेस। ये टेलीग्राम आईडी, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। उत्तर के साथ पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और ये पेपर ऑफिशियल है, 20 तारीख का पेपर, 20 जनवरी का पेपर, जिसका पार्ट नंबर 1 मैंने कराया है। अभी पार्ट नंबर 2 में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को समझा के पढ़ाना है,
अगर वैसे खुद ही सॉल्व करना है, खाली बस उत्तर उत्तर बता दूं यहाँ पर, यहाँ लग गया लग गया लग गया, ठीक है, तो आपका 60 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा। लेकिन समझाना है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे आपको 2 पार्ट में मैंने पेपर कंप्लीट कराऊंगा। पार्ट नंबर 1 है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 कराऊंगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 60 इसमें हो। तो किसी निश्चित राशि के 2 हिस्सों का अनुपात दे रखा है। पहले हिस्से का मान 120 है, तो टोटल पूछ रहा है 6:5, 6, 5, 11 होगा। अगर पहले का मान दे रखा है 120, तो 6 का 20 गुना 20 छका 120, यहाँ पर 11 का 20 करोगे, 11 तो 22 220 होगा। है भाई, पहला हिस्सा जो है 6 है, टोटल आपसे पूछ रहा है 6 दूनी 12 120 है, 11 दूनी 22 220 होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका ये वाला हिस्सा आ जाएगा 100, 20 पंजे 100, 120 और 100 220 होगा। तो हो ना हो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका 220, बट ऑप्शन गलत दे रखे, है ना, ऑप्शन गलत दे रखे हैं आपको। हो सकता हो यहाँ पर गलती हो, देखो यहाँ देखो 105 नंबर पे इसने स्टार बनाया है, इसका मतलब इसका पेपर जब हुआ था तो पेपर में ही आपकी ऑप्शन गलत आए थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आएगा 220 आएगा। भाई मेरे को आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? खैर, मजा आया पढ़ते हुए, अच्छा लगा आपको? कमेंट में यस करके बताना। बहुत शांति से मैंने क्लास करवाई आपको, बिल्कुल भी बिना रोक टोक के। जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगी है उनसे निवेदन है कि आप लोग लाइक करें, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास है। अब लोग अपनी क्लास को लाइक करेंगे और आप लोग अपनी क्लास को सपोर्ट करेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।